हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो प्रोनाउन यानी कि फॉर अ नाउन, ये जो वर्ड प्रोनाउन है इसका मतलब होता है नाउन के लिए, फॉर अ नाउन। अब इसको फॉर अ नाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक सेंटेंस में नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन ही है कि द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस टू प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वो शब्द जिनको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे, ताकि नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब नाउन क्या होता है ये तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउन है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम होता है नाउन। अब एक नाम को हम एक पैराग्राफ में बार बार रिपीट नहीं कर सकते। सपोज़ कि मैं राहुल के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं एक इंसान से कैसे बोलूँगी? राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल क्लास 4 में पढ़ता है, राहुल फुटबॉल खेलना पसंद करता है, राहुल को उसके क्लास में फर्स्ट प्राइज़ मिला है क्विज़ कंपटीशन में। तो क्या बार बार राहुल को रिपीट हम कर सकते हैं? नहीं। जब फर्स्ट हम राहुल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसी का, तो हम नाम बताएंगे कि राहुल एक अच्छा लड़का है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि वह क्लास 4 में पढ़ता है, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, उसको क्लास में फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमने राहुल की जगह पे वह का यूज़ किया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही। अगर राहुल की जगह कोई लड़की होती, सपोज़ प्रिया, तब हम यूज़ करते शी। अगर बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करते? दे। तो ये जो हम ही, शी, इट, दे ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हमको नाउन को रिपीट ना करना पड़े। ही, शी, इट, दे, राइट, इनको कहा जाता है प्रोनाउंस। और सपोज़ कि मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में किसी को बोल रही हूँ कि मुझे चेस खेलना पसंद है, तो मैं अपना नाम लेकर के नहीं बोलूँगी। सपोज़ कि मेरा नाम प्रिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रिया लाइक्स टू प्ले चेस। मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी एक प्रोनाउन का यूज़ होगा। किस प्रोनाउन का? आई का। मैं कहूँगी आई लाइक टू प्ले चेस, तो ये आई भी एक प्रोनाउन है। तो अभी अभी जो हमने प्रोनाउंस के बारे में बात किया कि आई, ही, शी, दे, ये आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस के अंडर। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सन्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि लोगों के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, लोगों के नाम के जगह, नाम के बदले में हम जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इनमें 3 तरह के प्रोनाउंस आते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो कि स्पीकर है, जो कि बोल रहा है, वो है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई इन अ सिंगुलर केस, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं प्लूरल में, हम कहेंगे वी। जब मैं खुद की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी, मैं, आई, राइट। और जब मैं हमारी सबके बारे में बात कर रही हूँ, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो स्पीकर क्या होगा? हम बोलेंगे, राइट। सेकेंड पर्सन है यू, यानी कि जिनसे हम बात कर रहे हैं, द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू। सिंगुलर में भी वो यू होता है, प्लूरल में भी यू ही रहता है। यानी कि एक इंसान को अगर मैं बोल रही हूँ तो भी मैं यू बोलूँगी,
एंड अगर मैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठे में बोल रही हूँ तब भी मैं यूँ ही बोलूँगी एज अ सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन वो होते हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन तो हम खुद है, मैं या फिर हम। सेकेंड पर्सन है जिससे मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, यानी कि तुम, यू। थर्ड पर्सन है वह, यानी कि ही, अगर लड़का है ही, अगर फीमेल है तो शी। अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि कोई बच्चा अगर हो जिसका जेंडर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तब हम इट बोलते हैं। कई बार हम चाइल्ड, स्मॉल बेबी को इट से रेफ़र करते हैं, या फिर कई बार एनिमल्स को हम इट से रेफ़र करते हैं, इट बोलते हैं। जब प्लूरल केस होगा, यानी कि बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, तो हम दे का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर, जो बात कर रहे हैं वो होता है मैं या फिर हम, आई और वी। सेकेंड पर्सन जिनसे हम बात कर रहे हैं, यानी कि द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू, वो होते हैं तुम, यानी कि यू। थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि वह, ही, शी, इट, या फिर बहुत सारे लोग अगर है, प्लूरल है लोग, तब दे। प्रोनाउंस को और डिटेल्स में पढ़ने से पहले हमको प्रोनाउन के केसेस को अच्छे से समझना होगा। तो प्रोनाउंस में 3 तरह के केसेस होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, दूसरा है पोजेसिव, तीसरा है एक्यूजेटिव। तो नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस क्या है? जब एक प्रोनाउन को हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस, देन द केस इज नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई एम बिजी, I have an apple. We had fun. तो यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ है? पहला सेंटेंस में प्रोनाउन है I, राइट? तो I am busy, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? I ही सब्जेक्ट है। तो ये क्या हुआ? ये है नॉमिनेटिव केस। सेकेंड सेंटेंस में आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। आई इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, तो ये एक नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस में वी हैड फन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है वी, तो वी इज एक्टिंग एज अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जैसे एक्ट कर रहा है सेंटेंस में, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस बोला जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। आप जानेंगे कि पोजेसिव केस का क्या मतलब होता है। पोजेसिव नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे ओनरशिप, पोजेशन या अधिकार को दिखाया जा रहा है। तो जब एक प्रोनाउन का यूज़ होता है अधिकार को दिखाने के लिए, ओनरशिप को दिखाने के लिए, तब हम पोजेसिव प्रोनाउन का, तब हम उसे कहते हैं इट इज़ अ पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये मार्कर मेरा है, तो मैं क्या दिखा रही हूँ? अधिकार दिखा रही हूँ, ओनरशिप दिखा रही हूँ। तो मैं क्या कहूँगी? दिस मार्कर इज़ माइन, यही कहूँगी कि दिस मार्कर इज माइन। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है माइन, दिस इज द प्रोनाउन। ये दिखा रहा है पोजीशन को। अगर मैं इसकी जगह कहती कि दिस इज माई मार्कर, सेंटेंस तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ये जो माई है ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम करता। क्योंकि देखिए, एडजेक्टिव एक सेंटेंस में हमेशा नाउन से पहले आता है। तो अगर हम नाउन से तुरंत पहले इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये कहलाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक,
दिस इज़ माई मार्कर, अगर हम ये ऐसे पुट ऑन करें सेंटेंस में तो यहाँ पे ये दिखाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन यूजुअली लास्ट में आता है, वर्ब के बाद आता है। इज़ एक वर्ब है, राइट? इज़ या फिर आर, ये सब क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद यूजुअली प्रोनाउन आता है, तो जब वर्ब के बाद ये आएगा तो ये पोजेसिव केस ऑफ अ प्रोनाउन कहलाएगा। माइन को छोड़ के दिस हाउस, ये घर, इज देयर्स, उनका है, देयर्स प्लूरल है क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ये सिंगुलर था। माइन मतलब मेरा, एक जन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए देयर्स प्लूरल प्रोनाउन है और पोजेसिव केस दिखा रहा है कि ये घर उनका है। देखिए ये वर्ब के बाद आया है, इसके बाद। अगर हम कहते हैं कि दिस इज़ देयर हाउस, तो यहाँ पे देयर हाउस के जस्ट पहले आ रहा है, तो वो हो जाता पोजेसिव एडजेक्टिव। हमको पोजेसिव प्रोनाउन को अगर ढूंढना है तो वो यूजुअली वर्ब के बाद आएगा। अक्यूजेटिव केस, अक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव या फिर अक्यूजेटिव केस तब कहा जाता है जब एक प्रोनाउन को यूज़ किया जा रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वर्ब इज एक्टिंग अपॉन द प्रोनाउन, राइट? जब प्रोनाउन के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तब इसे एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। गिव द पेन टू मी, प्लीज गिव दिस टू हिम। अब देखिए यहाँ पे ये जो मी है और हिम है, ये सेंटेंस के आखिर में है और इनके ऊपर एक्शन, वर्ब का जो एक्शन है वो आ रहा है। पेन किसको देना है? मी को देना है। गिव द पेन टू मी, यानी कि काम हो रहा है मी के ऊपर। तो जब भी काम हो रहा है प्रोनाउन के ऊपर, तब उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्लीज गिव दिस टू हिम, उसे दो। हिम, तो मी, हिम, हर, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम, राइट? प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं? आई, मैं, या वी, हम। पोजेसिव केसेस क्या है? सिंगुलर, अगर एक की बात हो रही है, मेरी, ये मार्कर मेरा है, माइन, मेरा, राइट? अगर प्लूरल एक से ज़्यादा तो हमारा, आवर्स, ओके? अक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में मुझे, ये पेन मुझे दो, ठीक है, मुझे, और प्लूरल में हमें, आज। क्लियर? नॉमिनेटिव में मैं, प्लूरल में हम, पोजेसिव में सिंगुलर में मेरा, प्लूरल में क्या होगा? हमारा। ये घर हमारा है। अगर बहुत सारे लोग, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, तो अगर सिंगुलर तो ये घर मेरा है, ठीक है? अक्यूजेटिव में ये पेन मुझे दो, किसे दो? मुझे, तो मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू अस, हमें। तो फर्स्ट पर्सन के लिए नॉमिनेटिव, पोजेसिव और अक्यूजेटिव केसेस सिंगुलर और प्लूरल के केसेस में ये होते हैं। सेकेंड पर्सन के केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू का यूज होता है। तुम, नॉमिनेटिव में तुम वहाँ जाओ, तुम ये करो, यू गो देयर, ठीक है? यू हैव टू कम। तो जब सब्जेक्ट का यू का यूज़ हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, तब भी हम उसे यू ही बोलेंगे। जब उसका यूज़ हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर काम हो रहा है, तब भी हम उसे यू ही बोलेंगे। यानी कि नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव दोनों केसेस में यू सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। पोजेसिव में योर या फिर योर्स। दिस पेन इज योर्स, ये तुम्हारा पेन है, दिस पेन इज योर्स। तो ये हो गया पोजेसिव केस, यानी कि तुम्हारा। थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव में हम ही, शी या फिर इट का यूज़ करते हैं।
अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर हम दे का यूज़ करते हैं। दे मस्ट कम टू द पार्टी, दे शुड गो देयर। यहाँ पे दे यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसा यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसका केस नॉमिनेटिव है। और देर यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। अगर सिंगुलर किसी की बात कर रहे हैं, वो मेल है तो ही बोलेंगे, फीमेल है तो शी बोलेंगे। अगर उसका जेंडर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट बोलेंगे। पोजेसिव में क्या, हिज, अगर फीमेल है तो हर, अगर न्यूटर है जेंडर तो इट्स, अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो देयर्स। ठीक है, पोजेसिव केस में दिस हाउस इज देयर्स, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। अगर मैं कहती कि दिस हाउस इज हर्स, इसका मतलब ये घर उसका है, और हर्स का हर्स बोल रही हूँ यानी कि किसी फीमेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक्यूजेटिव केस में हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं हिम, हर या फिर इट। गिव इट टू हिम, गिव दिस पेन टू हिम। अगर कोई लड़की है तो गिव दिस पेन टू हर। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पे ये वर्ड्स काम करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, अगर प्लूरल केस है यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो गिव इट टू देम, गिव इट टू देम, उनको दो। ठीक है, टेल दिस टू देम। अब देखेंगे कि प्रोनाउन इट का यूज़ हम कैसे करते हैं। इट का यूज़ लिविंग थिंग्स के लिए भी हम करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम करते हैं। यानी कि लाइफलेस थिंग्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस इज़ योर बैग, ये तुम्हारा बैग है, टेक इट अवे। यहाँ पे हमने बैग की जगह इट को लिखा है। एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं जब हम किसी एनिमल का जेंडर नहीं जानते हैं या जेंडर रेफर नहीं करना चाहते हैं, तब हम इट का यूज़ करते हैं। द हॉर्स ब्रोक इट्स लेग, यहाँ पे ये पॉजिटिव केस दिखा रहा है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट। जब हम किसी स्टेटमेंट को रेफ़र करते हैं तब हम उसको इट से रेफ़र करते हैं, जैसे कि ही इज़ हाइडिंग द ट्रूथ, वो सच को छुपा रहा है। ही इज़ हाइडिंग द ट्रूथ, ही नोज़ इट, वो ये जानता है। क्या जानता है? कि वो सच को छुपा रहा है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको इट से रेफ़र किया गया है, स्टेटमेंट की जगह इट को बोला गया है। अगर हम इट को नहीं लिखते तो हम क्या बोलते? ही इज़ हाइडिंग द ट्रूथ, ही नोज़ दैट ही इज़ हाइडिंग द ट्रूथ। वो सच को छुपा रहा है, वो जानता है कि वो सच को छुपा रहा है। अब ये पूरा सेंटेंस, पूरा स्टेटमेंट हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए इसकी जगह पे हमने सिर्फ इट को लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजनल सब्जेक्ट के जैसे इट को हम यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसे हम इट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहती कि टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, गलतियाँ ढूंढना आसान है, टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, तो वो सही होता, उस पर कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन मैंने यहाँ पे इट लगाकर एक प्रोविजनल सब्जेक्ट बना दिया है उसको, और फिर मैंने कहा है इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, ये बिल्कुल निश्चित है कि तुम गलत हो। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इट को यहाँ पे लाऊं और एक सब्जेक्ट उसको बनाऊं इस सेंटेंस का, तब मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है कि तुम गलत हो, दैट यू आर रॉन्ग, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। इस केस में इट यहाँ पे एक प्रोविजनल सब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट, इट का यूज़ होता है छोटे बच्चों को जब हम रेफ़र करते हैं, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चों को जब हम रेफ़र करते हैं तो उनका हम जेंडर कई बार नहीं बोलते हैं, कई बार हम उनको इट से रेफ़र करते हैं। जैसे व्हेन आई सॉ द बेबी, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वॉज क्राइंग। ही या फिर शी नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ इट लगा दिया है बेबी की जगह। इट वॉज अस्लीप, वो सो रहा था। जब मैंने बच्चे को देखा वो सो रहा था, इट वॉज अस्लीप। नेक्स्ट यूज़ इट का होता है एम्फसिस के लिए। एम्फसिस का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को जोर देकर बोलते हैं तो इसे कहा जाता है एम्फसिस करना। ओके, जैसे कि इट वॉज यू हु स्टार्टेड द फाइट,
वो तुम ही हो जिसने लड़ाई शुरू की, वो तुम ही हो, इट वॉज यू। तो यहाँ पे इट को यूज़ किया गया है जोर देकर बोलने के लिए, वो तुम ही हो जिसने लड़ाई शुरू की। कई बार हम कहते हैं कि वो मैं ही हूँ जिसने ये बिजनेस शुरू किया है, ऐसे बोलते हैं, जोर देकर बोलते हैं कि वो मैं ही हूँ। हम ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, लेकिन जब हम जोर देकर बोलना चाहते हैं तब हम क्या कहते हैं, वो मैं ही हूँ जिसने ये बात कही थी, वो मैं ही हूँ जिसने ये बिजनेस शुरू किया था, इट वॉज मी हु स्टार्टेड दिस बिजनेस। तब हम एम्फेसिस के लिए इट का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इट का यूज़ करते हैं वेदर को बताने के लिए कि मौसम कैसा है ये बताने के लिए, जैसे कि इट इज़ ह्यूमिड टुडे, आज ह्यूमिड वेदर है। यहाँ पे इट एक प्रोनाउन है। कभी हम टाइम बोलने के लिए इट का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इट इज़ 6 o'clock, अभी 6 बज रहे हैं, इट इज़ 6 o'clock। सीज़न को बताने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, इट इज़ विंटर। पर्सनल प्रोनाउंस को एक सेंटेंस में यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो एक एक करके हम इन रूल्स को समझेंगे कि कैसे हमें पर्सनल प्रोनाउंस को सही तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना है। सबसे पहला रूल है प्रोनाउन शुड बी इक्वल इन नंबर एंड जेंडर टू द नाउन। मतलब जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं उस नाउन का जो जेंडर है और जो नंबर है उसे फॉलो करेगा प्रोनाउन। यानी कि अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन कोई लड़की है तो उसकी जगह पे हम शी का ही यूज़ करेंगे, ही का यूज़ नहीं करेंगे। अगर नाउन बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम ही या शी का या फिर इट का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिया इज़ अ नाइस गर्ल। प्रिया यहाँ पे क्या है, एक लड़की की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ही का यूज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेंडर को फॉलो करेगा प्रोनाउन, नाउन के जेंडर को फॉलो करेगा और नंबर को भी फॉलो करेगा। शी गेव मी हर, ये भी एक प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन हर। यहाँ पे हिज नहीं हो सकता या फिर देयर नहीं हो सकता। अगर प्रिया के जगह मैं राहुल बोलती तो यहाँ पर ही आ जाता और ये हर की जगह हिज आ जाता। अगर मैं प्रिया एंड राहुल बोलती, प्रिया एंड राहुल आर नाइस, प्रिया एंड राहुल आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे उनकी जगह पे दे आ जाता, प्रोनाउन दे आ जाता। ठीक है, आप सब ने कलेक्टिव नाउन तो ज़रूर पढ़ा होगा। जब बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके उसको एक नाम देते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ कैटल, स्कूल ऑफ फिश, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है? अगर कलेक्टिव नाउन को हम एज ए यूनिट, एज ए होल देख रहे हैं तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन के सेपरेट इंडिविजुअल्स को हम रेफ़र कर रहे हैं, जो उनमें लोग हैं, कलेक्टिव नाउन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है अलग अलग से, तब हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी यानी अदालत में जज के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो कि अपना निर्णय सुनाते हैं किसी भी केस पर, तो इन्हीं लोगों का जो ग्रुप है उसको ज्यूरी कहा जाता है। तो ज्यूरी ने अपना निर्णय सुनाया, वर्डिक्ट दिया है। अब ये ज्यूरी ने साथ में मिलकर के अपना वर्डिक्ट दिया है, अपना निर्णय सुनाया है, तो यहाँ पे इसीलिए ज्यूरी के लिए हमने इट्स बोला है। इट्स तो हम सिंगुलर नाउन के लिए बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ज्यूरी वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे मैं सेपरेट ज्यूरी मेंबर्स की बात कर रही हूँ कि हर एक मेंबर का अपना खुद का ओपिनियन है और सबका ओपिनियन अलग अलग था, इसीलिए द ज्यूरी वेर, वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे इट्स नहीं होगा, देयर होगा, क्योंकि डिवाइडेड है, यहाँ पे हम सेपरेट मेंबर्स की बात कर रहे हैं। एक और आसान एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पे पहला सेंटेंस देखो, आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरी एक छोटी सी फैमिली है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। अब मैंने फैमिली को एज ए यूनिट, एज ए होल समझा है, इसीलिए इसकी जगह पर मैंने सिंगुलर नाउन इट का यूज़ किया है।
यहाँ पे दे नहीं बोलूँगी क्योंकि फैमिली को एज ए होल इकट्ठे मैं बोल रही हूँ, रेफर कर रही हूँ। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, उसमें 3 मेंबर्स है मेरी फैमिली में। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली। यहाँ पे भी मैंने फैमिली बोला है, मेरी एक सपोर्टिव फैमिली है। दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। अब मैं इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर कर रही हूँ कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सो दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब 2 सिंगुलर नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन, यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन, बीच में एंड है, तब उनके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जब प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं। जैसे कि पूजा एंड प्रिया, पूजा एंड, बीच में एंड है, प्रिया वर्क हार्ड, दे स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर 2 सिंगुलर नाउन है और उनसे पहले हमने ईच लगाया है, ईच एंड एवरी, 2 सिंगुलर नाउन है, बीच में क्या है, एंड, बीच में एंड से दोनों को ज्वाइन किया गया है और उनसे पहले हमने ईच या एवरी, ईच और एवरी लगाया है। वॉज इन हिज प्लेस, तो हिज प्लेस नॉट देयर प्लेस, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है। तो 2 सिंगुलर नाउन को ज्वाइन किया है एंड से और उनसे पहले लगा है ईच एंड एवरी। ईच सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज प्रेजेंट इन हिज प्लेस। अगर 2 सिंगुलर नाउन को हमने ज्वाइन किया है विथ आइदर और या नाइदर और या फिर सिर्फ और, 2 सिंगुलर नाउन है उनको हमने ज्वाइन किया है और, आइदर और या नाइदर नॉर से, तो उनके लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे कि आइदर प्रिया और पूजा मस्ट सबमिट हर प्रोजेक्ट, नॉट देयर, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। अगर आइदर और से हमने 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नाइदर राहुल नॉर विजय, ना तो राहुल ना ही विजय ने अपना होमवर्क किया है, हैज़ डन हिज होमवर्क। अगर सपोज आइदर और या नाइदर नॉर में एक नाउन सिंगुलर है और एक नाउन प्लूरल है, राइट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को ज्वाइन किया गया है आइदर और या नाइदर नॉर से, तब हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हो जाएगा, वो सिंगुलर नहीं रहेगा। जैसे आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स, या तो राहुल या उसके फ्रेंड्स मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, नॉट हिज होमवर्क बट देयर होमवर्क। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, यहाँ पे मैनेजर तो सिंगुलर नाउन है लेकिन असिस्टेंट्स जो है वो प्लूरल नाउन है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो आइदर द मैनेजर सिंगुलर नाउन और हिज असिस्टेंट्स जो कि है प्लूरल नाउन have failed in their duty, not in his duty but their duty। प्रोनाउंस के एक रूल में गुड मैनर्स भी आता है। गुड मैनर्स यानी कि जब भी हम किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का साथ में यूज़ कर रहे हैं, बीच में एंड है, तब सेकंड पर्सन, गुड मैनर्स ये कहता है कि सेकंड पर्सन हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा, चाहे यहाँ पे आई हो, चाहे यहाँ पे ही हो, शी हो या किसी का नाम हो, सेकंड पर्सन हमेशा शुरुआत में ही रहेगा। और फर्स्ट पर्सन यानी कि आई हमेशा बाद में आता है, चाहे उसके साथ सेकंड पर्सन यू हो या थर्ड पर्सन ही, शी हो या कोई नाम हो, आई हमेशा बाद में आएगा। तो हम हमेशा कहते हैं यू एंड आई मस्ट गो देयर। आई एंड यू मस्ट गो देयर अगर बोलेंगे तो वो गलत होगा। हमें कहना है यू एंड आई मस्ट गो टू द पार्टी, यू एंड ही मस्ट विजिट दैट प्लेस, यू एंड रामा आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यू इज़ ऑलवेज कमिंग फर्स्ट, चाहे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या कोई नाम, सेकेंड पर्सन हमेशा स्टार्टिंग में ही रहेगा। एंड अगर सेकेंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा बाद में आता है, थर्ड पर्सन पहले आएगा। अगर कोई नाम है तो नाम पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में। ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, नॉट आई एंड ही बट ही एंड आई
must work together. Hari and I must visit this place. तो हम ऐसे बोलते हैं, this is the rule of good manners. यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं. क्या ये सेंटेंसेस सही है? पहला सेंटेंस देखिए, the presents are for you and I. The presents are for you and I. तो ये जो I है ये तो ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, राइट. फॉर प्रेजेंट्स किसके लिए है? तुम्हारे लिए और मेरे लिए. तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा, यानी कि अक्यूजेटिव केस जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे आएगा. अक्यूजेटिव केस आई नहीं होता है. आई इज अ नॉमिनेटिव केस. आई एंड वी नॉमिनेटिव केस होता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में आई का यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ये जो यू है ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू के साथ आई नहीं होगा, मी होगा. अक्यूजेटिव केस आएगा, यानी कि द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, नॉट यू एंड आई. नेक्स्ट सेंटेंस, रामा एंड मी वेर प्रेजेंट. अब यहाँ पे ये रामा ये क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का, राइट. तो सब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे. अक्यूजेटिव केस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है. रामा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. रामा एंड मी वेर प्रेजेंट हम नहीं बोल सकते, इसीलिए यहाँ पे अक्यूजेटिव केस नहीं नॉमिनेटिव केस आएगा. रामा एंड आई वेर प्रेजेंट. नेक्स्ट, वेट फॉर राज एंड आई. वेट फॉर, रुको, वेट करो, किसके लिए? राज के लिए और मेरे लिए. तो ये राज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, इसीलिए आई की जगह मी होगा. वेट फॉर राज एंड मी. यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. सबसे पहला सेंटेंस देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ. मैंने खुद को हर्ट किया. वी हर्ट आवर सेल्व्स. हमने खुद को हर्ट किया. शी पॉइजनड हर सेल्फ. उसने अपने आप को पॉइजन किया. वी एग्जर्टेड आवर सेल्व्स. हमने खुद को एग्जर्ट किया. तो एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, ये जो सारी सेंटेंसेस है इनमें एक चीज़ क्या कॉमन है? जो सब्जेक्ट है वो अपने ऊपर काम कर रहा है, खुद के ऊपर. जो उसका एक्शन है वो अपने ऊपर है. सो सारे सेंटेंस में यही हो रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन अपने ऊपर ही हो रहा है. तो जब सब्जेक्ट का एक्शन अपने ऊपर ही होता है, यानी कि when the action of the subject reflects on itself, तब इस तरह के प्रोनाउंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So basically when the action done by the subject turns back or reflects upon itself, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो खुद के ऊपर ही कर रहा है, reflects upon itself, then it is called the reflexive pronoun. तो reflexive pronoun में my, him, her, इनके साथ सेल्फ लग जाता है. माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. और प्लूरल जो है जैसे कि देम, आवर, राइट, इनके साथ क्या लगेगा? सेल्व्स. देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स. ओके. कभी आपने ऐसा किसी को कहते हुए सुना है कि मैंने खुद अपनी आँखों से ये देखा है, मैंने खुद ये सुना है, उसने खुद ये मुझसे कहा है, मैंने उनको खुद देखा है. तो जब हम ऐसे ज़ोर डाल के बोलते हैं तब हम एम्फैटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में. तो एम्फैटिक प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है फॉर द एम्फेसिस, जोर दे के बोलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ हर्ड दिस. मैंने खुद ये सुना. आई माई सेल्फ हर्ड दिस. मैं सिंपली ये कह सकती थी कि आई हर्ड दिस, मैंने ये सुना, लेकिन जोर डाल के बोलने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए मैंने एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ किया है, माई सेल्फ का यूज़ किया है.
मैंने खुद, आई माई सेल्फ हर्ड दिस, ये सुना है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही हिमसेल्फ सेड दिस, उसने खुद ये कहा है, ही हिमसेल्फ सेड दिस, तो ये भी एम्फैटिक प्रोनाउन है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, मैं यहाँ पे सिंपली ये कह सकती थी कि दे एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने अपना गिल्ट एडमिट कर लिया है, लेकिन एम्फसाइज करने के लिए मैंने ये एम्फैटिक प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ किया है कि दे देमसेल्फ, उन्होंने खुद ने अपना गिल्ट एडमिट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये कह सकते थे कि वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर, हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा। एम्फसाइज करने के लिए हमने हिमसेल्फ यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो अपने आप पर काम करता है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, राइट। और एम्फैटिक प्रोनाउन में हम जोर देकर बोलते हैं, जैसे कि उसने खुद ने, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, उसने खुद ने ये बोला, उसने खुद ने ये सुना, तो जब हम ऐसे जोर देकर बोलते हैं तो वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, द डॉग चोक्ड इटसेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द डॉग, डॉग ने खुद ने अपने आप को चोक कर लिया, सो द सब्जेक्ट इज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है, अपने खुद के ऊपर, इटसेल्फ, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये कर लूँगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं सिर्फ यहाँ पे कह सकती थी आई विल डू इट, इसका मतलब भी यही होता कि मैं ये कर लूँगी। एम्फसाइज करने के लिए हमने माई सेल्फ ऐड किया है, तो ये होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई माई सेल्फ हर्ड द नॉइस, हम यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं आई हर्ड द नॉइस, मैंने आवाज़ सुनी। आई माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद ने ये आवाज़ सुनी, यानी कि ये है एम्फैटिक। दे हिड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को छुपा लिया, दे हिड देमसेल्व्स, सब्जेक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है, अपने खुद के ऊपर, दे हिड देमसेल्व्स, ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, हम कई बार खुद को ही धोखा दे देते हैं, वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, यहाँ पे भी सब्जेक्ट अपने खुद के ऊपर काम कर रहा है, डिसीविंग इटसेल्फ, डिसीविंग आवरसेल्व्स, सो दिस विल बी रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, somebody has stolen my watch, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, ठीक है। अब ये कौन है, क्या मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, इंसान की बात कर रही हूँ, नहीं, इन जनरल कह रही हूँ somebody, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, कोई अनिश्चित पर्सन है, कोई इनडेफिनिट पर्सन की बात हो रही है, राइट। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस देखिए, ऑल वेर प्रेजेंट, सब वहाँ पे उपस्थित थे, सब वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, ऑल यानी कि सब, इन जनरल सब आए थे। नन ऑफ देम केम टू द पार्टी, उनमें से कोई भी पार्टी में नहीं आया, यहाँ पे भी नन यानी कि उनमें से कोई भी नहीं आया, अब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज फ्यू वेर प्रेजेंट इन द क्लास, फ्यू कुछ ही प्रेजेंट थे क्लास में। वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ, किसी को अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ। तो somebody, nobody, all, none, few, one, जब हम ऐसे रेफर करते हैं लोगों को, पर्सन को, लेकिन ये कौन से लोग हैं, वो बिल्कुल ही इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, अनस्पेसिफिक है, तो तब ये जो वर्ड्स है इनको कहा जाता है
indefinite pronoun, indefinite, indefinite pronoun कहा जाता है। indefinite यानी कि अनिश्चित। इन जनरल हम लोगों को रेफर कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं। अब हम जानेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? डेमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कि पॉइंट आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर ब्लैक कलर का है, सो मैं क्या कह सकती हूँ? दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर। सो जब मैं दिस बोल रही हूँ तो मैं इसे पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ कि ये एक ब्लैक मार्कर है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलते हैं तो हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, राइट? अब अगर वो चीज़ हमारे पास में है, हमारे नियर है, तो हम दिस का यूज़ करते हैं। दिस इज अ पेन। अगर वो चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। अगर एक चीज़ है तो दिस का यूज़ होगा, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो दीज का यूज़ होगा। दीज यानी कि प्लूरल प्रोनाउन दीज। अगर दूर में है वो चीज़ तो दैट। अगर एक से ज़्यादा चीज़ है दूर में, उनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दोज, दो। अगर एक से ज़्यादा चीज़ है तो हम कैसे बोल सकते हैं? दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। तो एक से ज़्यादा किताबें हैं इसीलिए दीज। अगर एक किताब होती तो मैं कहती दिस इज़ माई बुक, ठीक है? दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, ऐसे बोलती। दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउस। अब दैट यानी कि थोड़ी दूरी में कोई चीज़ है, उसको हम रेफर कर रहे हैं, और एक ही चीज़ है इसीलिए दैट। अगर एक से ज़्यादा चीज़ है, दूरी में है, तो मैं कहूँगी दोज। Those are not my books. Those are not my books. कई बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंस में डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, दिस बुक इज़ माइन। ये बुक मेरा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ माई बुक। इसका मतलब भी सेम है, ये बुक मेरा है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में दिस के जस्ट बाद आया है नाउन, जिसको वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है। दिस बुक, ये किताब। तो ये जब तुरंत नाउन से पहले आएगा तो ये है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन तुरंत नाउन से पहले नहीं आता है, एडजेक्टिव तुरंत नाउन से पहले आता है। जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उससे तुरंत पहले ही एडजेक्टिव आएगा। सो दिस इज एडजेक्टिव। इन द सेकेंड सेंटेंस, दिस इज माई बुक, यहाँ पे ये जो दिस है ये है प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के तुरंत बाद यूजुअली वर्ब आता है, यहाँ पे ये इज वर्ब आया है। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट बैग इज योर्स। दैट बैग, दैट के तुरंत बाद नाउन बैग आ गया है, सो ये है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दैट इज योर बैग, तब ये होगा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन के तुरंत बाद यहाँ पे है वर्ब, ठीक है? तो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। इनको जब हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनका क्या काम है? ईच यानी कि एक ग्रुप में से हर एक पर्सन को, जब हम हर एक पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तब हम ईच का यूज़ करते हैं।
आइदर यानी कि जब हम दो लोगों के बारे में बोल रहे हैं और दो लोगों के बीच में किसी एक, कोई भी एक को रेफर कर रहे हैं, यानी कि आइदर ऑफ यू कैन कम टू द पार्टी, मतलब दोनों में से कोई भी, तुम दोनों में से कोई भी एक इस पार्टी में आ सकता है। अगर दो लड़कियां हैं, प्रिया और पूजा, मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी इस पार्टी में आ सकता है। प्रिया भी आ सकती है या फिर पूजा भी आ सकती है, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू, यानी कि नाइदर का यूज़ भी दो लोगों के लिए किया जाता है। नाइदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो तुम ना तो तुम, यानी कि ना ही प्रिया पार्टी में आ सकती है ना ही पूजा पार्टी में आ सकती है। नाइदर ऑफ यू, ठीक है। दोनों में से कोई भी नहीं जब हम बोलते हैं तब हम नाइदर का यूज़ करते हैं। सो ईच यानी कि एक ग्रुप में सबको इंडिविजुअली रेफर करना, तब ईच का यूज़ होता है। आइदर यानी कि दोनों में से कोई भी एक, नाइदर यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। सो पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, यानी कि जितने भी लड़के थे उनमें से हर एक लड़के को एक प्राइज मिला है। आइदर ऑफ यू कैन कम टू द पार्टी, दोनों में से कोई भी, तुम दोनों में से कोई भी पार्टी में आ सकता है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस वेर ट्रू, तो जो भी एक्यूजेशंस थे, दो एक्यूजेशंस, उनमें से कोई भी एक भी एक्यूजेशन सच नहीं था। नेक्स्ट हम देखेंगे ईच अदर एंड वन अनदर का यूज। इनको यूजुअली रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का यूज होता है जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं तब, जैसे कि द टू मैन, दो लोग, हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करते हैं। द टू मैन हेट ईच अदर। यूजुअली यहाँ पे वन अनदर, ईच अदर की जगह वन अनदर का यूज नहीं होता है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। द ब्रदर्स गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, जब दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तब हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। सबसे पहले दो सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 1, ही फाउंड द बुक, फुल स्टॉप, आई वॉज लुकिंग फॉर द बुक। उसे बुक मिल गई है, उसे किताब मिल गई है, फुल स्टॉप, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई वॉज लुकिंग फॉर द बुक, मैं इस बुक को ढूंढ रही थी। ठीक है, तो ये दोनों जो बुक के बारे में बात हो रही है ये सेम है, राइट। ये जो बुक मैं ढूंढ रही थी, जो बुक उसे मिली है, ही फाउंड द बुक, उस बुक को मैं ढूंढ रही थी, आई वॉज लुकिंग फॉर द बुक। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं बुक की जगह पे? हम इन दोनों को जोड़ने के लिए लिख सकते हैं ही फाउंड द बुक, he found the book which I was looking for, which I was looking for। तो यहाँ पे हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ लिया with the help of, क्या है वो प्रोनाउन? which। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I saw माया, मैंने माया को देखा, फुल स्टॉप। माया इज़ अ पॉपुलर सिंगर, माया एक पॉपुलर सिंगर है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम माया की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं I saw माया who is a popular singer। मैंने माया को देखा जो कि एक पॉपुलर सिंगर है। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन हु का यूज़ किया है। ये जो विच प्रोनाउन है और हु, ये प्रोनाउन जो हमने यूज़ किया है विच एंड हु, ये
क्या कर रहे हैं बेसिकली? पहला काम ये जो कर रहे हैं वो है दोनों सेंटेंसेस को ये जोड़ रहे हैं, कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। दूसरा काम ये कर रहे हैं, नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। ये जो नाउन बुक है इसको हमने इन दोनों सेंटेंसेस में यूज़ किया था, लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया सेंटेंस को, तो नाउन बुक की जगह पे विच आ गया। सो इट इज़ रिलेटिंग बैक टू द नाउन। ये क्या कर रहा है, ये जो प्रोनाउन है विच, ये रिलेट कर रहा है टू द नाउन बुक। सो दो काम, ये जो प्रोनाउन है दो काम कर रहे हैं। पहला ये नाउन से रिलेट कर रहे हैं, दूसरा ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी सेम चीज़ हुआ है। आई सॉ माया हु इज़ अ पॉपुलर सिंगर। मैंने माया को देखा जो कि एक पॉपुलर सिंगर है। सो यहाँ पे ये हु भी किससे रिलेट बैक कर रहा है, माया से। माया एक नाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से रिलेट बैक करता है उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखा उससे हमें क्या पता चला कि रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले तो ज्वाइन करता है दो स्टेटमेंट्स को, और जैसा कि उसका नाम है रिलेटिव, वो रिलेट करता है यानी कि कैरीज अस बैक टू सम नाउन, रिलेट करता है नाउन से विच इज़ कमिंग बिफोर, जो कि उससे पहले आता है, और इस नाउन को कहा जाता है उसका एंटीसीडेंट। हमारे मेन रिलेटिव प्रोनाउंस क्या क्या है? सबसे पहला है हु को यूज़ किया जाता है लोगों के लिए और कभी कभार यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। विच को यूज़ किया जाता है चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए, यानी कि विच को लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जाता इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। दैट को यूज़ किया जाता है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए। तीनों केसेस में दैट को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉट को हम यूज़ करते हैं सिर्फ चीज़ों के लिए। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमने जैसा कि केसेस पढ़ा था, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव एंड एक्यूजेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस होता है हु, और हु का पॉसेसिव केस है हुज, और हु का ही एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव केस होता है हुम, ठीक है। सो नॉमिनेटिव हु, पॉसेसिव हुज, एक्यूजेटिव हुम। विच का नॉमिनेटिव और पॉसेसिव सेम होता है। नॉमिनेटिव में भी हम विच यूज़ करेंगे, पॉसेसिव में। जेनेटिव केस नहीं होता है इन केस ऑफ विच। दैट में भी नॉमिनेटिव जो है दैट, एंड इसका पॉसेसिव केस भी दैट ही होता है, एक्यूजेटिव नहीं होता। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है, तीनों में मैंने अलग अलग केसेस दिखाए हैं हु का, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस है दिस इज़ द गर्ल हु प्लेज चेस। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज़ हुआ है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जो चेस खेलती है, हु प्लेज चेस, ठीक है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे पॉसेसिव केस, दिस इज़ द गर्ल हुज बैग इज़ लॉस्ट। तो ये ओनरशिप दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है कि उसका बैग खो गया है। दिस इज़ द बॉय whom we saw yesterday, ये दिखा रहा है ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पर प्रोनाउन के ऊपर काम किया जाता है, where the pronoun acts as the object of the sentence। तो ये वही लड़का है जिसको हमने देखा था। सो here प्रोनाउन के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको देखा गया है। किसने देखा है? हमने। सो whom we saw yesterday। These are basically the 3 cases। पहला है सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस, जो कि जहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, हु प्लेज चेस। सो हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लेज। नेक्स्ट, किसका बैग है? लड़की का। तो पोजेशन दिखाने के लिए हमने हुज का यूज किया है। नेक्स्ट, किसको हमने देखा था? इस लड़के को हमने देखा था, बॉय।
सो उसकी जगह पे हमने whom का यूज़ किया है, सो इट इज़ द जेनिटिव या फिर अक्यूजेटिव, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव केस। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि विच को सिर्फ हम एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लोगों के लिए विच यूज़ नहीं होता है। तो द आंसर विच यू गेव इज़ इनकरेक्ट, जो आंसर तुमने दिया था वो गलत है। द आंसर विच यू गेव इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे विच की जगह हम दैट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दैट को भी हम थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर विच की जगह दैट होगा तो भी वो गलत नहीं होगा। ब्रिंग मी द पेन विच आई गेव यू येस्टरडे, वो पेन लाओ जो मैंने तुम्हें कल दिया था। सो ब्रिंग मी द पेन, यहाँ पे पेन एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी विच की जगह दैट लगाएंगे तो वो गलत नहीं होगा। दिस इज़ द डॉग विच वॉज चेजिंग द कैट, ये वही डॉग है जो कैट को चेस कर रहा था। यहाँ पे एक एनिमल के लिए हमने विच का यूज़ किया है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हर एक सेंटेंस में उनसे पहले उनका एंटीसीडेंट है। दे आर ऑल फॉलोइंग देयर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में आंसर। यहाँ पे विच रिप्रेजेंट कर रहा है इस नाउन को, जो कि इसका एंटीसीडेंट है। पेन, नेक्स्ट सेंटेंस पे पेन इसका एंटीसीडेंट है, और इस सेंटेंस में विच रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग, नाउन डॉग को, जो कि इसका एंटीसीडेंट है। कई बार हम जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तब हम उससे पहले कॉमा लगाते हैं। तो ये कॉमा से हम क्यों सेपरेट करते हैं एक क्लॉज को? तो जब एक क्लॉज अगर आपने पढ़ा है तो जहाँ जिस पार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन है वो है क्लॉज। तो जब ये क्लॉज हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, तब हम इसे नॉन रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं। जब ये क्लॉज हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, तब हम इसे रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं। तब रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का यूज़ हो रहा है, यानी कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ज़रूरी जानकारी दी जा रही है सेंटेंस में, तब कॉमा नहीं लगता है। जैसे कि द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज अरेस्टेड। द मैन हु हैड, देखिए यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन से ये क्लॉज शुरू हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, हु हैड चीटेड मी। तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि द मैन वॉज अरेस्टेड, ठीक है, ये पार्ट को मैं हटा दूँ, ये जो पार्ट है हु से यहाँ तक, इसको मैं हटा दूँ और कहूँ किसी से कि द मैन वॉज अरेस्टेड, तो लोग क्या पूछेंगे? विच मैन, किसके बारे में आप बात कर रही हो, कौन अरेस्टेड हुआ है? यानी कि ये जो पार्ट है ये नेसेसरी है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो आदमी जिसने मुझे चीट किया, द मैन हु चीटेड मी वॉज अरेस्टेड। सो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव जब है, यानी कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसके बिना भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। जैसे कि राहुल हु इज़ माई क्लासमेट वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब अगर मैं किसी से कहूँ कि राहुल वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो मैंने तो नाम बता दिया है, राहुल वॉज एब्सेंट यस्टरडे। तो यहाँ पे तो मैंने किसी द बॉय या द गर्ल ऐसे नहीं बोला, या फिर द मैन ऐसे नहीं, मैंने सीधा नाम बता दिया है कि राहुल कल नहीं आया था। तो ये जो पार्ट है हु इज़ माई क्लासमेट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है तब ये जो पार्ट है क्लॉज है, इसको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के केस में हम दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन रेस्ट्रिक्टिव जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ पे दैट का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि राहुल दैट इज़ माई क्लासमेट, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, माई फादर हु इज़ अ टीचर इज़ 50 years old। तो क्या लगता है आपको कि ये रेस्ट्रिक्टिव है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉन रेस्ट्रिक्टिव, क्योंकि
ये पार्ट कॉमा से सेपरेट हुआ है और ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, राइट। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि माई फादर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, मेरे पिताजी की 50 साल उम्र है, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हु इज़ अ टीचर, ओके। तो ये है नॉन रेस्ट्रिक्टिव। यहाँ पे हु की जगह मैं दैट का यूज़ नहीं कर सकती और कॉमा को नहीं हटा सकती, यहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। और ये नहीं कह सकती कि माई फादर दैट इज़ अ टीचर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, अगर ये कहूँगी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब भी हम एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, टॉलेस्ट बिल्डिंग, बेस्ट पर्सन, वाइजेस्ट मैन, तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दैट को हमेशा प्रेफर करते हैं। जैसे ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट आई हैव एवर मेट, तो यहाँ पे नाउन बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जो कि इस लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है। और जब नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा तब उस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को प्रेफर करेंगे एक सेंटेंस में। दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन, दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। जब हम एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, तब हम दैट को प्रेफर करते हैं। जैसे only he that bears the burden knows its weight. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. All which glitters is not gold नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे all that glitters. It is only donkeys that bray. It is only donkeys that bray. तो जब भी only या फिर all या फिर some, any, none, nothing, तब जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे सेंटेंस में तब हम दैट को ही प्रेफर करेंगे। अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, ऐसे प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो उस सेंटेंस में हम दैट को प्रेफर करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट इज़ दैट ट्रबल्स यू, यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ है व्हाट से जो कि एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और बीच में है वर्ब, ये है रिलेटिव प्रोनाउन और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट इज दैट यू आर हाइडिंग फॉर फ्रॉम मी, वो क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। व्हाट इज दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। व्हाट इज दैट ट्रबल्स यू, वो क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, ट्रबल कर रहा है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द पेन, वो पेन कहाँ है, ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है सेंटेंस, ठीक है। वेयर इज़ द पेन दैट आई गेव यू, वेयर इज़ द पेन विच आई गेव यू से ज़्यादा हम दैट को यहाँ पे प्रेफर करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की। व्हाट में हम ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट को चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ चीज़ों के लिए, बाकी पर्सन या एनिमल के लिए नहीं। दूसरा, व्हाट का मतलब कई बार दैट विच भी होता है, यानी कि एक सेंटेंस में जब हम व्हाट को लिख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की जैसे, तो उसका कई बार मतलब होता है कि दैट विच। ये हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे और अच्छे से समझने के लिए। और एक चीज़ व्हाट में है जो हमको ध्यान रखना है कि वो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए नहीं। सो व्हाट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, एक चीज़ के लिए, प्लूरल के लिए यूज़ नहीं होता। सो पहला सेंटेंस देखिए, आई से व्हाट आई मीन, मैं वही बोलती हूँ जो मैं मीन करती हूँ। सो यहाँ पे व्हाट का मतलब है दैट विच, आई से दैट विच आई मीन, आई से व्हाट आई मीन। नेक्स्ट, what is done cannot be undone, इसका मतलब भी that which is done cannot be undone, जो हो चुका है उसको undone नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब भी है that which। he found what he was looking for, उसको वो मिल गया जो
वो ढूंढ रहा था, ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पे वॉट एक चीज़ को रेफर कर रहा है जो कि वो ढूंढ रहा था। सो ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर। कभी कभी हम एज को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। तो कब यूज़ होगा एज का? जब हम वर्ड्स लाइक सच, सेम, इनका यूज़ करेंगे। इन शब्दों का यूज़ जब एक सेंटेंस में होता है, सच और सेम, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन एज को प्रेफर करते हैं। जैसे कि आई हैड द सेम एक्सपीरियंस एज यू डिड। For this project, I need such a man as he is. My trouble is the same as yours. तो जब भी words like such और same इन शब्दों का यूज़ होता है, same या फिर such का, तब हम relative pronoun as का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है इंटरोगेटिव, यानी कि जिन प्रोनाउंस का यूज़ होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि ऑल द WH वर्ड्स यानी कि वॉट, हु, हुम, हुज, यहाँ पे भी सेम टू सेम जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हम हु को एज अ नॉमिनेटिव केस यूज़ करते थे, राइट। हुज यानी कि पोजेसिव केस और हुम यानी कि अक्यूजेटिव या जेनेटिव केस। यहाँ पे भी सेम होगा। हु को हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे, हुज को पोजेसिव केस दिखाने के लिए और हुम को अक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस दिखाने के लिए। अब बहुत ही आसान है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। यूजुअली इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस के शुरू में ही आते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे ये जो व्हाट है जिसको हमने क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए यूज़ किया है, ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, तुम कौन हो। हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है। हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए केसेस, हु आर यू, यहाँ पे हु जो है वो नॉमिनेटिव केस है क्योंकि सब्जेक्ट के जैसा ये प्रोनाउन है, एक्ट कर रहा है। हुज इज दिस बुक, ये बुक किसका है। प्रश्न क्या है, किसका, यानी कि पोजेशन दिखाई जा रही है, ओनरशिप दिखाई जा रही है, इसलिए ये पोजेसिव केस है। हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। तो ये है ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, किससे बात कर रहे हो। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हुज इज़ दिस बुक, यूजुअली हमेशा ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है इनके बाद सेंटेंस में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आएगा तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि हुज इज़ दिस बुक, तो अगर मैं कहती कि हुज बुक इज़ दिस, हुज बुक इज दिस, तब इसका मतलब सेम होता, लेकिन ये नाउन से तुरंत पहले आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हुज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूजुअली वर्ब से पहले आता है, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हम विच का यूज़ करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच का यूज़ करते थे सिर्फ चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के हिसाब से हम विच का यूज़ करेंगे एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तब हम इसे लोगों के लिए भी यूज़ करेंगे और चीज़ों के लिए भी। तो ये एक डिफरेंस है विच का यूज़ में। जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच का यूज़ कर रहे हैं तब लोगों के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जब हम विच का यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपल, पर्सन, ओके। जैसे कि विच इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन सा है, विच इज़ योर फ्रेंड। विच ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, विच ऑफ द बॉयज़, इनमें से कौन से लड़के प्रेजेंट है, विच ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट। अब चीज़ों के लिए भी ये यूज़ होती है, विच ऑफ द दीज इज़ योर बुक, इनमें से तुम्हारी किताब कौन सी है, विच ऑफ दीज इज़ योर बुक।
इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में व्हाट का यूज़ सिर्फ चीज़ों के लिए ही किया जाता है। जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कि हम चीज़ों को ही रेफर कर रहे हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सो व्हाट का यूज़ सिर्फ चीज़ों के लिए ही हो रहा है। हु का यूज़ लोगों के लिए होता है। जैसे कि हु इज़ स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे कौन खड़ा है। Whom are you talking to, ये who का ही accusative form है। Whom are you speaking to या talking to, ठीक है। तो ये लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभार इन रेयर केसेस हम प्रोनाउंस को स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। तो तब इसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जब हम हैरान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तब हम अगर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तब हम उसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट यू हैव लाइड, क्या तुमने झूठ बोला है। सो यहाँ पे ये जो व्हाट है ये है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, क्या तुमने झूठ बोला है। जब हम हैरान होके ये पूछ रहे हैं तब ये व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये व्हाट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट शी इज़ अलाइव, क्या वो जिंदा है। सबसे पहले तो मैंने कहा व्हाट यानी कि क्या, ये मैंने हैरानी के साथ कहा और फिर मैंने पूछा कि वो जिंदा है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ये काम कर रहा है एज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ किया है। सो आई होप कि आपको आज का ये प्रोनाउंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है प्रोनाउंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।